नमस्कार। आपके व्याकरण भाग के अंतर्गत आज हम करेंगे समास। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण करना अर्थात छोटा करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना समास कहलाता है। जैसे गौ के लिए शाला कहने की जगह गौशाला कहना अधिक उचित लगता है। देखिए, आई रिपीट, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना समास कहलाता है। अब हमने गौ के लिए शाला, इसे हमने क्या लिखा है? गौशाला। अर्थात पद को छोटा करने की प्रक्रिया को समस्त पद कहते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद लिखा गया है। पहले पद को पूर्व और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। राज पूर्व पद है, महल उत्तर पद है, राजमहल पूर्ण पद है। समस्त पदों के खंडों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजमहल, अगर हम इसे अलग अलग करके लिखते हैं राजा का महल, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समास विग्रह। जैसे हमने गौशाला को गौ के लिए शाला लिखा, तो ये हमारा समास विग्रह है। तो चलिए चलते हैं समास के भेद की ओर। समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो पहला हमारा क्या है? अव्ययीभाव समास। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या है? अव्यय छुपा होता है, अव्यय लगा होता है इसमें। अब अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता। आई रिपीट, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण देखिए, यथा, आ, भर, बे, बिना आदि। तो अव्यय भाव की परिभाषा क्या है? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है तथा उसमें अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे सपरिवार, परिवार के साथ, अव्ययी भाव समास है ये। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, अव्ययी भाव समास। प्रत्येक, एक एक, ये भी अव्ययी भाव समास है। दिनों दिन, दिन ही दिन में। तो चलिए दूसरे भेद की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा भेद है तत्पुरुष समास। देखिए, यहां मैंने आपके लिए लिखा है तत् और पुरुष। तत् का अर्थ है दूसरा, पुरुष का अर्थ है आदमी। यहां हम पद ले सकते हैं, अर्थात दूसरा पद प्रधान। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका हमारे पास एक और पहचान के लिए कारक चिन्ह है, वो है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब आपको कारक चिन्ह तो पता ही है, वो विभक्तियां जो व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत आती हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, आपको ये ध्यान रखना है कि तत्पुरुष में कर्ता नहीं आता। ये भी आपको समझाने के लिए यहाँ इंगित किया गया है। तो हमारे जो तत्पुरुष के भेद बनते हैं वो कर्म से शुरू होते हैं। कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, जहाँ अलगाव का बोध हो, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, और लास्ट जो इसका एक और भेद इसमें जुड़ता है वो है नन तत्पुरुष। इसका क्या पहचान है? इसकी पहचान है कि इसका पहला पद नकारात्मक होता है, जिसमें मनाही की जाती है। जैसे असफल, न सफल। तो चलिए चलते हैं तीसरे भेद की ओर। हमारा तीसरा भेद करने से पहले हम तत्पुरुष के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष। राजकुमार, राजा का कुमार, का कौन सा है हमारा? संबंध, का, के, की, संबंध तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को, कर्म तत्पुरुष। दान पेटी, दान के लिए, पेटी, संप्रदान।
शोकाकुल, शोक से आकुल, यहाँ भी से है। ये करण है क्योंकि इसमें अलगाव का बोध नहीं है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण। नीरस किसका उदाहरण है? यस, नन तत्पुरुष का, न रस। अब करते हैं तीसरा भाग इसका, तीसरा भेद, कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। आई रिपीट, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी क्या पहचान है कि इसमें है, जो, समान, रूपी ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, कर्मधारय समास। व्रज देह, व्रज के समान देह, कर्मधारय समास। कनक लता, कनक के समान लता, ये भी कर्मधारय। तो आप देखिए तीनों में प्रधान, ब्रज और कनक ये हमारे क्या हैं? विशेषण है। तो कर्मधारय में क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है। चलिए चौथे भेद की ओर, द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, ध्यान दीजिए, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, नव क्या है? संख्या, 9 ग्रहों का समाहार, समाहार अर्थात समूह, द्विगु समास। पंचतंत्र, 5 संख्या है, तंत्रों का समूह, द्विगु समास। तो चलिए नेक्स्ट की ओर, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आई रिपीट, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, या, तथा, अथवा लगे। चाय कॉफी, चाय या कॉफी, इसकी पहचान ये भी होती है कि इसमें योजक चिन्ह होता है, लेकिन इसकी असली पहचान यही है कि विग्रह करने पर इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। नर नारी, नर और नारी, द्वंद्व समास। आखिरी हमारा भेद बचता है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। आई रिपीट, दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, अर्थात किसका वाहन है? ये सरस्वती का, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। अब देखिए यहाँ त्रिलोचन में संख्या आ रही है 3, लेकिन हमने इसे कर्मधारय या द्विगु नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। अगर यहाँ लिखा होता 3 नेत्रों का समूह तो हम इसे द्विगु समास बोल सकते थे। अगर हम खाली ये लिख देते कि 3 है लोचन जिसके, तो ये कर्मधारय बन जाता। लेकिन 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव तीसरे पद को प्रधान बनाया है, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास है। आपको समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट भी बनाया है, आप देखिए इसे, इससे आपको अतिशीघ्र समझ आएगा। पहला अव्यय भाव, जिसमें अव्यय रहता है, उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। दूसरा है हमारा तत्पुरुष, जिसमें कारक का लोप होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, जैसे कन्यादान, कन्या का दान। इसका अन्य भेद जो आपको बताया गया वो है नन तत्पुरुष, अनादर, न आदर। तीसरा भेद है हमारा कर्मधारय, जिसमें पहले क्या होता है? पूर्व पद विशेषण होता है। नीलकमल, नीला है जो कमल। नेक्स्ट आपका है द्विगु, जिसमें संख्या छुपी रहती है और समूह का बोध होता है। नवरात्र, नवरात्रों का समूह, नवरात्रियों का समूह, द्विगु समास है।
द्वंद्व जिसमें जोड़ा हो, अर्थात और, यहाँ तथा अथवा लगे, माता पिता, माता और पिता। बहुव्रीहि समास जिसमें बहुतायत का बोध हो और अन्य पद प्रधान हो, तीसरा पद प्रधान हो। दशानन, दश हैं जिसके आनन, अर्थात एकदम से हमें रावण का बोध होता है, तो दश हैं जिसके आनन अर्थात रावण, ये हमारा बहुव्रीहि समास है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आपके अभ्यास के लिए मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।